बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और आज हम बात करेंगे ख़ासकर कराची और दीगर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेले जा रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे और स्क्वॉश के हवाले से कोशिश करेंगे आज अपने प्रोग्राम में बात करें। पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे जो है इस वक्त रैंकिंग में बड़ा ज़बरदस्त जो है प्रोग्राम में जो है बाकायदा तौर पर इवेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर स्क्वॉश चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई है नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर, जहां पाकिस्तान को जो है नासिर इकबाल ने कुछ अच्छी कामयाबी ज़रूर हासिल की थी उन मैचेस के अंदर, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है अपना रिदम बरकरार रखने में नाकाम हुआ, जिसके बाइस हमने देखा कि दीगर जो ममालिक से आए हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो पाकिस्तान पर हावी होते हुए दिखाई दिया और फिर टाइटल पाकिस्तान से जाता हुआ दिखाई दिया। फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा, उस हवाले से बात होगी शो के अंदर और सारे सूरताल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं, उनके साथ अलाउद्दीन मोगल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम ही एनालिस्ट आज हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, आखिरी कम्बिनेशन हमने ट्राई करना है, इसके बाद शायद तजुर्बात की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। हमने काफ़ी तजुर्बे साइम अयूब के साथ कर लिया है, रिजवान और बाबर दोनों ने ओपन किया है साइम के साथ, लेकिन रिजवान बाबर तो परफॉर्म करते रहे लेकिन साइम नाकाम नज़र आए। आप समझें कि साइम की जगह अगर हम फ़खर जमान को ओपन ट्राई कर लें बाबर या रिजवान किसी एक के साथ, तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में? बहुत शुक्रिया शहज़ादा भाई, आपने बिल्कुल सही कि साइम जो है रिजवान के साथ ये भी हमने पेयर आजमा लिया है कि साइम जो है रिजवान के साथ जाके स्कोर कर सकता है, लेकिन जो रिज़ल्ट हमें चाहिए और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, आगे आपको पता वर्ल्ड कप आ रहा है, तो साइम जो है तसलसल उसमें बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर फ़खर को और रिजवान को ओपन कर दिया जाए, लेफ़्ट और राइट का कम्बिनेशन बनकर जाए, तो वन डाउन पे बाबर आकर रन्स करता है। और देखिए दो मैच जो आयरलैंड के हैं उन दोनों में बाबर आजम ने बहुत ही अच्छी फॉर्म दिखाई और स्कोर किया है। तो आपके कहने के मुताबिक मैं भी ये देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कम्बिनेशन है, बजाय साइम के जिस तरीके से फ़खर जमा की फॉर्म लगी हुई है, फ़खर जमा हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो मैचेस होने जा रहे हैं, देखिए अब हमारे पास तजर्बात करने का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो जिस तरह तारिक अज़ीज़ को ख़त्म टाइम कौन है, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है। हमने बिल्कुल अब जो है हमारा विनिंग कम्बिनेशन है वो बनाना है, आगे विनिंग कम्बिनेशन को ही लेकर जाना है। और माशाल्लाह हमारे ऊपर के तो टॉप ऑर्डर भी माशाल्लाह स्कोर कर रहा है, लेकिन मसला वही आ रहा है साइम अयूब का। ये थोड़ी सी जो कमज़ोरी है ना, इसे थोड़ा सा दुरुस्त करें। बकाया जो फ़खर के साथ अगर रिजवान जाता है, रिजवान के बाद बाबर आता है, उस्मान खान हो गया, और आपको पता है जिस तरीके से आज़म और रिजवान उसकी चाचा की फार्म लगी है, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारी सीरीज़ होने जा रही उसमें ये और मजबूत कर खेल कर सामने आएंगे, क्योंकि ये शिकस्त के खौफ से बेखौफ होकर जब आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो दो इन्होंने मैचेस खेले हैं उसी तसलसल को कामयाब रखते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फ़खर और रिजवान ओपन करें, तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्हीं से अगर ओपन कराया जाए तो आपका विनिंग कम्बिनेशन जो है बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। और बैटिंग की डेप्थ तो आपको पता आपके 9वें नंबर तक आपके पास है। बैटिंग की डेट हमारे पास 9वें नंबर पे है और मिडिल ऑर्डर की भी बात करें, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब है, इफ्तिखार अहमद, आज़म खान, सलमान अली आगा, उस्मान खान, ये चार हमारे पास हैं मिडिल के लिए बैटर्स हैं। और अभी हमने आयरलैंड के ख़िलाफ़ दो बैटर्स को हमने मुकम्मल तौर पर चांस दिया और हमने देखा कि अच्छी परफॉर्म भी रही आज़म खान की, और फिर आपने सलमान अली आगा को टीम में मुंतखब किया हुआ है। उनका क्या रोल आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो इफ्तिखार से कप्तान बाबर आजम बहुत कम ओवर्स करा रहे हैं, अगर सलमान खेलेंगे तो सलमान ने ये प्रूव कर दिया है कि वो अच्छी बॉल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आयरलैंड के ख़िलाफ़ तो मौका उनको देना चाहिए था, लेकिन ये कि अब इनिशियली जो पहला मैच है उसमें सलमान अली आगा और उस्मान खान को अगर दोनों को अकोमोडेट कर सकते हैं तो दोनों को करें, क्योंकि देखें सिलेक्शन के लिए जा रही है टीम, तो यही मौका है। अच्छा, और दूसरी बात यह कि कुछ दिन पहले हमारे साथ हमारे जो इंटरनेशनल लेजेंड थे सादिक मोहम्मद, और कल भी प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि हमें जो है इफ्तिकार को कोशिश करके वन डाउन ले आएँ। अगर हमारी मतलब उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की
कि अगर हमारे 40-45 रन बन चुके हैं और पावर उसमें जो है अभी 9 बॉलें हैं, तो वो जो है उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है और इस वक्त बहुत कंसिस्टेंट जा रहे हैं। और प्लस जो कल उन्होंने बात की कि अगर जो है फ़खर और अपना क्या कहते हैं रिजवान एज ए ओपनर जा रहे हैं, वन डाउन जो है वो बाबर जाते हैं, तो इफ्तिकार को जो है ज़्यादा बॉलें देने के लिए 4th नंबर पे लेके आए, ताकि जो है आपका स्कोर जो है वो मतलब जो है बहुत अच्छा जाए। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि देखें जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, पहले 150 बहुत अच्छा स्कोर होता था, फिर 160 बहुत स्कोर होता था, अब 190 को तो कोई लिफ्ट ही नहीं है, अब तो 220 का स्कोर होना चाहिए टारगेट। जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ये टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगी। तो पाकिस्तान को भी अगर टूर्नामेंट जीतना है और अपना इफेक्टिव होना है, तो आपको ये टारगेट बनाना पड़ेगा बैटिंग के अंदर, और 220 कम से कम जो है वो स्कोर हो। क्योंकि अभी आप देखें कि आईपीएल में भी बहुत सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, 277 और इतना स्कोर गया है 20 ओवर्स में। तो जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो इम्पैक्टफुल हो रहे हैं और वो 360 डिग्री पे अपने शॉट्स खेलते हैं। तो इस वजह से आप देखें कि एक जिद्दत आ रही है क्रिकेट में, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें जो है खिलाड़ियों को मौका दें। और ये जो पहला मैच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने टीम मेरिट पे सेलेक्ट करनी है तो उसके बाद हमारे पास जो है गुंजाइश नहीं रहेगी। तो सलमान अली आगा और उस्मान खान, इनको मौका मिलना चाहिए भरपूर तरीके से। बाकी ये है कि हम ऑलरेडी इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि विकेट टू विकेट बॉलिंग होनी चाहिए ताकि इम्पैक्टफुल है। ये शाहीन शाह आफरीदी ने, चलें बॉलर्स पे भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन थोड़े बैटर्स पे बात कर लें। अलाउद्दीन मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन साहब, बैटर्स पे अगर हम बात करें तो रिजवान और बाबर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों बैटर्स। आप समझ लें माजी में दोनों ओपन भी किया करते थे, गो के स्ट्राइक रेट दोनों का अच्छा नहीं हुआ करता था माजी में, लेकिन अब दोनों के स्ट्राइक रेट अच्छे हो चुके हैं, दोनों कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। तो एक दफ़ा फिर आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप है, जब पाकिस्तान खेल रहा होगा मैचेस, तो एक दफ़ा फिर बाबर रिजवान के साथ ओपन करते दिखाई देंगे, या फिर जिस तरह साइम को इन्होंने तैयार किया है या फ़खर को तैयार कर रहे हैं कि दो में से एक प्लेयर्स के साथ ये जाएंगे। नहीं, मुझे तो जो स्मेल आ रही है ना वो यही है कि ये इंग्लैंड टूर से ही आप देख लीजिएगा, ये 22 तारीख को पहला मैच है, आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से रिजवान और बाबर ने ही ओपन करनी है, ये वापस अपनी इसी ओरिजिनल ओपनिंग जोड़ी शुरू करेंगे और यही दोनों खेलेंगे पूरा टूर्नामेंट एज आ ओपनर। क्योंकि मैं फ़खर के स्टेट्स देख रहा था, फ़खर के नंबर 4 पे स्टेट्स सबसे अच्छे हैं T20 में, उसका जो एवरेज है वो नंबर 4 पे सबसे अच्छा है। ओपन में भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, 4 नंबर पे उसका सबसे अच्छा एवरेज है। मकसद आप मुगल साहब ये कहना फ़खर चाह रहे जमान हैं कि फ़खर का जो नंबर है वो नंबर 4 ही रखें, उस पे अच्छी परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस उधर ही अच्छी है। नंबर 4 पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, फ़खर जमान के क्रेडिट पे नंबर 4 ही अच्छा है, चाहे नंबर 4 पे रखें और वो ओपन वही दोनों करें। ठीक है, वो अब उनके एवरेज स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा उन्होंने कर लिया है, इम्प्रूव कर लिया है। अब पिछला मैच जो बाबर ने खेला है या रिजवान ने, दोनों की स्ट्राइक रेट आप देख लें 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है दोनों का, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 3000 रन बना दिए ये इस जोड़ी ने, 3000 रन बनाना तो रिकॉर्ड है। और आपको पता 100 की पार्टनरशिप 10 दफा दे दी इन्होंने, 100 की पार्टनरशिप। और कल जो पार्टनरशिप थी इनकी, ये वो 139 रन की पार्टनरशिप। तो मकसद इस जोड़ी ने जो हमें बहुत सी फतवात भी दी। फर्स्ट टाइम इस जोड़ी ने जो हम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे, इसी जोड़ी ने 10 विकेटों से हमें जीत कर दिया था। लेकिन हम जब तनकीद करने बैठते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। भाई उन्होंने स्ट्राइक रेट पे बहुत इंप्लीमेंट किया, बहुत ज्यादा काम किया स्ट्राइक रेट पे। अब बाबर का स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, अब वो कह रहे थे 2 छक्के नहीं मार सकते, बाबर 4 छक्के मारने लग पड़े। दोनों की आपस में मेंटल वो भी बहुत असल जो है ना, मेंटलिटी बहुत मैं इस पे एक एडिशन करना चाहता हूँ जो जावेद साहब ने भी कही और अलाउद्दीन साहब ने भी, कि देखें वो हमारे मोस्ट रिलायबल और कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं, ये हमें एक एडवांटेज जाता है। ठीक है, अगर इनिशियली स्ट्राइक रेट का मसला रहा, वो एक जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी तो बैठे हैं ना, तो हमें मोस्ट रिलायबल खिलाड़ी हैं ये लोग रिजवान और बाबर।
और इससे ये एडवांटेज हमें मिलता है कि एक भरपूर किस्म का प्लेटफॉर्म बन जाता है, और फिर फ़ख्र है या इफ्तिखार है या आज़म खान है, ये आके भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबात नहीं है, हम पहले भी ये चीज़ें देख चुके हैं, रिजवान और बाबर की जोड़ी, और अगर ये दोबारा यही चलती है तो फिर अभी हमें नई चीज़ें करने की ज़रूरत लेकिन नहीं है। इस पे तो मैं मुगल साहब से पूछना चाहूँगा, इस पे तो अब साबका जो क्रिकेटर्स हैं, रमीज राजा साहब है, मिसबाहुल हक साहब, वो कहते हैं कि राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन वर्ल्ड कप में होना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि ये राइट और लेफ्ट होना चाहिए? साबका क्रिकेटर्स वो कह रहे हैं। आपके दोनों आपको बना के कितने मैच जितवाए हम दोनों ने एज अ ओपनर। उनकी पार्टनरशिप्स में पाकिस्तान ने कितनी 100 की बकौली है, जावेद साहब के कितनी 100 प्लस सेंचुरियां की पार्टनरशिप partnership की है इन दोनों ने। समझे? तो उसमें ज़रूरी है कि एक आपने एक लेफ्ट हैंडर डालना ही डालना है भाई। हमने काफी दिन से हाँ, ट्राई भी अब कर लिया, साइम को अब हमने तजर्बा किया, करने ट्राई का वक्त फखर नहीं है। भी अगर ये ओपन आया। तजर्बा करना था तो पहले कर लेते। Exactly. अब नहीं हो सकता। यानी कि आप बेहतर समझते हैं कि दोनों बैटर मेरे- रिजवान बाबर मैं- वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड के बिल्कुल। खिलाफ सीरीज से बाकायदा इसी बिल्कुल, कॉम्बिनेशन के बिल्कुल। साथ जाएं तो फिर ज्यादा सूदमंद साबित बिल्कुल हो सकता ज्यादा, है। यही। नंबर 4 पोजीशन पर आप फखर जमान को देख रहे हैं, फिर उस पर हम देखेंगे कि उस्मान खान की भी जगह बनती दिखाई दे रही है, फिर भरपूर तौर पर मौका मिलेगा इफ्तिखार को, भाई आजम उस्मान को। खान को वन डाउन खिलाए ना, वन डाउन उस्मान खान को खिलाएं। बाबर और रिजवान ने ओपन की, वन डाउन रिजवान वो खेला। फखर उस्मान वन डाउन है, उस्मान और खान है, टू टू डाउन डाउन वो फखर फखर आ जमान गया। है, फिर इफ्तिखार है, आजम है, इफ्तिखार। सलमान अली आगा को भी आप आपकी बहुत अच्छी इंटरप्ट कर बैटिंग सकते लाइन हैं। बन जाएगी आपके दो। फिर अहमद आपके पास हैं, शादाब आपके नीचे पास में आपके मौजूद हैं। ऑलराउंडर आ जाएंगे तो वो आपकी 8-9 नंबर तक अच्छी बैटिंग है। जावेद साहब क्या कहेंगे, कितने मुत्तफिक मुगल साहब की बात से नजर आ रहा है कि उस्मान को वन डाउन टू डाउन पे फखर की अच्छी कारकर्दगी है, फखर है, उसके बाद इफ्तिखार है आपके पास, आजम खान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आपको जगह बन जाएगी सलमान अली आगा के भी, फिर आपके पास शादाब और दूसरे जो अम्माद वसीम है उनकी भी जगह बनती दिखाई देगी, फिर आपका फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है वो भी बड़ा मजबूत होता दिखाई देगा। जी मोइन भाई, मैं मुत्तफिक हूँ। देखें, मुझे तो मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ ना, देखें लास्ट टाइम जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड थे, इनकी ओपनिंग जो बैट्समैन थे रिजवान और बाबर के, बहुत अच्छे, और हमने इन्होंने बहुत सी ऐसी फतहें दी हैं जो अब आज तक किसी भी बड़े इवेंट में नहीं जीत सके थे। खासकर इंडिया की मिसाल देंगे, जो इंडिया को आपने 10 विकेटों से पहली दफ़ा मैच जीता। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, और इनकी आपको पता है इनकी पार्टनरशिप में 10 दफ़ा 100+ पार्टनरशिप हो गई, 3000 रन इनकी पार्टनरशिप में बन गए। तो और हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चीज़ें चाहिए। स्ट्राइक रेट का मसला था, ठीक है, हम भी तनकीद करते थे और भी तनकीद करते। अब इन्होंने वो भी अपने ऊपर अप्लाई किया, और जो टारगेट स्ट्राइक रेट का मसला था वो भी हल हो गया। अब देखिए, बाबर जैसा प्लेयर 4-4 छक्के एक-एक ओवर में मार रहा है, रिजवान 2-2 3-3 छक्के मारने की सलाहियत रखता है। अब तो पहले इसको भी क्रिटिसाइज करता है कि रिजवान 6 मार ही नहीं सकता है, अब वो बैठ के 6 मार देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से ये दोनों लेकर चलते हैं मैच को। अगर ये पावर में 50 से 55 रन भी कर देते हैं तो आपके पास इनफॉर्म बैट्समैन है। उस्मान आता है, वन डाउन आता है, उसके बाद फखर है, इफ्तिखार है, आजम है, और सलमान अली आगा है, फिर अम्माद वसीम है। हमारी तो 10-11 तक बैटिंग ही बैटिंग नजर आ रही है। सिर्फ सिलेक्शन का मसला है। साहब इसमें एक नाम है, अगर जावेद साहब भूल गए, शादाब खान। आप समझ रहे हैं मुसलसल नाकाम नज़र आ रहे हैं वो शादाब खान, और शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड में अहम हिस्सा तो ज़रूर बन सकते हैं टीम का। आप समझते हैं अमेरिका वेस्ट इंडीज़ के लिए विकेटों के लिए मौजू होंगे शादाब खान? जी हाँ, एज ए स्पिनर। हालांकि देखें वो बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं कराते, लेकिन क्योंकि वो उसकी अगर टीम में वो खेल रहा होता तो तीनों शोबों पे वो अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश इज़ अ कंप्लीट पैकेज, और मैं समझता हूँ उनकी जगह बनती है, क्योंकि इज़ अ गुड फील्डर ऑल्सो, और कहीं पे भी उनको खड़ा कर दें, और बैटिंग में भी इनको अगर मौका मिल जाता है तो अच्छे लगा देते हैं। और स्पेशली जब आप ग्रुप में टोटल 5 टीमें हैं और उसमें जो है इनको मौका मिल सकता है, और मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स की उसमें भी ये रेडार में होंगे ही होंगे। तो बाकी जो है हालिया कारकर्दगी उनकी तो आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है? देखें, अब जो है मैंने आपको ये एक चीज़ कही कि मोस्ट रिलायबल जो खिलाड़ी हैं वो रिजवान और बाबर हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं, और इस वक्त अब्बास भी जा रहे हैं। तो आमिर को कहाँ आप देख रहे हैं? आमिर देखिए, आमिर इस है। वक्त अपना प्राइम खो चुके हैं। देखिए, हर चीज़ को रैशनलाइज करना होता है इमोशनली। हम ठीक है, आमिर हमारे लिए एक हीरो है, हीरो था,
लेकिन ये है कि अब हमें जो है देखना पड़ेगा कि वो कितना इफेक्टिव है और कितना इम्पैक्टफुल है। आपको कैसा लगा आयरलैंड के खिलाफ उसने मैचेस में उन्हें मौका फराहम किया है? आप समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फिट, मुकम्मल तौर पर रिदम के साथ बॉल कर रहे थे जैसा माजी में किया करते देखिए, थे? जो तारीफ हम उनकी करते थे, जो काट थी उनकी बॉलिंग में, वो इस दफ़े तो नज़र नहीं आई। लेकिन ये कि अब देखें, अगर इंग्लैंड के खिलाफ उनको मौका मिलता है, जो पहला मैच है और उसमें अगर कुछ करके दिखाते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि लास्ट 2 मैचेस में पाकिस्तान के जो प्राइम प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना जो है प्राइम होने का हक जो है वो पूरा किया, और जिसमें शाहीन शाह आफरीदी है, अब्बास आफरीदी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, अमाल वसीम ने भी बॉलिंग अच्छी कराई, और जो है बैटिंग में हमारे रिजवान हैं, फ़खर हैं, बाबर हैं और आज़म खान है। आज़म खान को भी मौका मिल गया छोटी कैमियो खेलने का। तो मैं समझता हूँ कि आज क्योंकि आज़म खान ने इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कभी डबल फिगर पे नहीं गए थे, इस दफ़े 2 दफ़ा जो है डबल फिगर पे चले गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अब हम उस तरफ लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम एक अच्छे टाइम पे पीक कर रही है, और अगर वर्ल्ड कप में भी ये पीक रखी है उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि फिर कामयाबी के चांसेस हैं हमारे। इकबाल साहब, थोड़ा सा कता कलामी, मैं जैसे शादाब खान का जिक्र हो रहा था, मैं ये देख रहा हूँ कि शादाब खान की जो बॉलिंग थी अब वो बॉलिंग नहीं रही। ठीक है, अब आप देखें वो कोशिश करता है कि मैं बैटिंग अच्छी कर लूँ, आपने देखा होगा जब भी, लेकिन मैं ये देखता हूँ जब भी शादाब को आपने टीम में नंबर्स उसका ऊपर किया या नीचे किया, मैं देखता हूँ कि टीम में पैनिक फैल जाती है, टीम बिल्कुल क्लैप्स करने की तरफ चली जाती है, ना उससे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग, क्योंकि उसको पता बॉलिंग में वो चीज़ रही नहीं, तो कोशिश करता मैं बैटिंग अच्छी कर लूँ या फील्डिंग अच्छी कर लूँ। तो मैं ये नहीं देख रहा। और आमिर को आप कह रहे थे, आमिर देखें इस सीरीज देखें आपने कमबैक ज़रूर करा दिया, उसकी रिटायरमेंट उसने वापस ले लिए, लेकिन एक एवरेज बॉलर का जो किरदार था ना वही उसमें नज़र आया, कोई चीज़ की वैरायटी, कोई बॉलिंग नज़र नहीं आ रही थी। ये तो आयरलैंड वाले थे, जब वो इंग्लैंड में जाएंगे तो उनका फिर पता चलेगा आया है इंग्लैंड में इनको मैच देते हैं या नहीं देते। हाँ, अमाद की जगह नज़र आ रही है, भाई आमिर की जगह आपको चाहिए, आमिर जमाल को कॉल करें, वो नेचुरल ऑलराउंडर है, आपको उसकी ज़रूरत होगी। अब इन्होंने समझ में नहीं आ रहा कि रिटायरमेंट इसी शर्त पे लिए कि आपको पूरा वर्ल्ड कप खिला देंगे, इंग्लैंड खिला देंगे, आयरलैंड खिला देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हक तलफी होगी जो नए प्लेयर हमारे आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और आमिर जमाल का आपने नाम लिया जो हम शायद थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, और आमिर जमाल के साथ साथ वसीम जूनियर ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो वही मैंने जब पिछले प्रोग्राम में कहा कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बैसाखी नहीं है, उन बेचारों के पास कोई सिफारिश नहीं है, तो अपने बलबूते पे चल रहे हैं, तो इनको लेके आना चाहिए। और देखें, मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब को और सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो है ये टूर्नामेंट जीतने की नीयत से जा रहे हैं या सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी जो है के लिए जा रहे हैं। फिर तो आप दोस्तियां निभा सकते हैं, फिर तो आप अपने साथ लगेज में जो है शादाब को भी ले जाएं, हसन अली को भी ले जाएं, 2-3 और को भी जो है ले जाएं। देखें, बाबर पे जो ज़्यादातर तनकीद आती है ना, वो उनकी कप्तानी और उनकी जो है दोस्ती पे आती है। हालांकि देखें, एज अ बैट्समैन तो उन पे कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, T20 के हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा रिलेटिवली कम था, तो इस चीज़ पे उनको अब भरपूर तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, तो उस पर सीरियस हैं, तो फिर अपनी दोस्तियां ना निभाएं। और दोस्तियां बहुत निभा ली, टूर भी करा लिए उन्होंने बहुत सारों को, तो अब जो है टीम को लेके जाएं भरपूर तरीके से। ये उनके पास मौका है, बेहतरीन मौका है, क्योंकि देखें अब उनके पास एक तो चीज़ टैग है कि उन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट अभी तक नहीं जितवाया, तो अब उनके पास मौका है। वर्ल्ड की T20 का इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, और वो भी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मौका है, टीम मेरिट पे लेके जाए। इकबाल भाई, साथ साथ ये भी अब बताते जाएं, जैसे दोस्तियां निभाने का ये सारी बातें आ रही हैं। चलो, दोस्तियों पे तो बहुत बात हो गई, हमने बहुत कर ली है, मैनेजमेंट पे जा रहे हैं, थोड़ा प्लेयर्स से बात कर लें। मोगल साहब से, मोगल साहब है, आप क्या समझ रहे हैं जिस तरह अब्बास आफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों लेजेंड बॉलर के साथ, चाहे वो कुछ भी हो, आमिर एक लेजेंड बॉलर है हमारे पास है, उसके साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी के साथ वो बॉल कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि दो के एक्सपीरियंस के साथ साथ अब्बास को काफ़ी तजुर्बा मिल रहा है दोनों के साथ बॉल
बॉल करने का, और इसका फायदा ये हो रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि अब्बास अब विकेटें ले रहा है मिडल्स पे आकर। इस चीज़ की कमी थी हमारे टीम के अंदर के मिडल्स ओवर्स के अंदर हमारे बॉलर्स विकेटें नहीं हासिल कर रहे थे, लेकिन अब्बास ये काम अंजाम दे रहे हैं। नहीं अब्बास ये काम अब तो खैर पाकिस्तान टीम के लिए कर रहा है, पर अब्बास को अगर आपने नोटिस किया हो तो वो जब पीएसएल खेल रहा था, पीएसएल डोमेस्टिक में उनका अच्छा भी परफॉर्म उसका रहा यही है। था। पिछले 2 सीजन, पिछला भी सीजन, उससे पिछला सीजन आप देख लें, उसके पास वैरायटी है। वो असल में वो वैरायटी है, वो स्लो बॉल बहुत अच्छी करता है, स्लो बॉल बहुत अच्छी करता है, उसकी वजह से उसको विकेटें मिलती हैं, और वो उसका असल हथियार वही है, उस पर विकेटें निकालता है। वो हमारी टीम के लिए एक अच्छी इजाफा है। लेकिन इसमें अच्छा अगर हम इजाफा है साथ वो साथ लड़का। देखें मोहल साहब है, तो हमने एक बॉलर को बड़ा इग्नोर किया पूरी दुनिया के अंदर है वो बॉलर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इसी बेस पर वो ज़्यादा क्रिकेट खेल गया कि वो डेथ ओवर्स के अंदर बड़ी अच्छी बॉल किया करता है। जमान खान के हवाले से क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि अब भी इस टीम के अंदर है जमान खान की ज़रूरत है? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, पिछले प्रोग्राम में भी कहा ये आपको, कि जमान खान और वसीम जूनियर, ये आपके मोहम्मद आमिर और प्लस जो आपने इसको आसिफ जमाल, हसन अली, नहीं इसको हसन जो बुलाया अली, है, हारिस रऊफ। हसन अली को जो बुलाया है, और वो आमिर, इन दो की जगह ये दो हमारे जो नए खिलाड़ी थे, इनमें टैलेंट ज़्यादा है और इनमें एनर्जी है, कुछ कार्य दिखाने का जज्बा है। वो लोग तो रिटायरमेंट के उसमें हैं दोनों, हसन अली या आमिर जो हो गए, तो इन लोगों को रखना चाहिए था। इनकी बहुत अच्छी, जबकि शेन वाटसन ने तो वसीम जूनियर की बड़ी तारीफ की थी कि ये आपका जो है ना, ये फ्यूचर है ये वसीम जूनियर, आप उसको बाहर बैठा देते हैं। समझिए, आपके पता, मुझे समझ नहीं आता सेलेक्टर्स किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। अगर पीएसएल की बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं या डोमेस्टिक के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। डोमेस्टिक के बेस पे तो सेलेक्टिंग नहीं होता है। अगर डोमेस्टिक को डोमेस्टिक तो दफना के दिया। बेस पे अगर कोई सेलेक्ट नहीं, होगा देखिए, तो शाहनवाज आली सबसे पहले पसंद नंबर पर नापसंद मौजूद होगा। दोस्तियां हैं, कुछ भी नहीं है। वरना पीएसएल पे बेसिस पे तो मोहम्मद अली ने कैसी बॉलिंग कराई थी, मोहम्मद अली कितना अच्छी बॉलिंग की थी उसने। दोनों की जोड़ी बड़ी कामयाब रही है, अब्बास और मोहम्मद अली की, जिसके बेस पे फाइनल खेली मुल्तान। उसको आपने नहीं लिया। नहीं, मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आपकी बात सही है कि पीएसएल के बेसिस पे, लेकिन पीएसएल के बेसिस पे, मेरिट पे नहीं। पीएसएल के जो मैनेजमेंट है, उनका पुश की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी आ जाते हैं, और दूसरे जो हैं पीएसएल के अलावा जो लोग जो हैं वो अपने लोगों को आगे आगे करते हैं, और इस वजह से जो हकदार हैं उनको हक नहीं मिलता। चलें, उनको हक नहीं मिलता, जावेद साहब हकदार को हक नहीं मिलता, लेकिन अगर हम देखें तो सलमान अली आगा को भी हक मिलता दिखाई नहीं दे रहा अब तक। आयरलैंड के खिलाफ तो सीरीज़ में इसे मौका नहीं मिला। अब इंग्लैंड के खिलाफ आप समझते हैं कि अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखना है तो सलमान अली आगा को भी चेक करना होगा, कप्तान को। बिल्कुल शहजादे भाई, अगर आपने विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको बिल्कुल सलमान अली आगा को जो है टीम में इन करना होगा। और क्योंकि ये देखें, शादाब खान की अब जगह नहीं बनती टीम में, आपको उन्हीं की जगह पे देखें, वो ऑलराउंडर है, आपको बॉलिंग भी करके देता है और बैटिंग भी बहुत T20 में अच्छी करता है। तो मैं देख रहा हूँ कि उसके साथ ज़्यादती नहीं, सिर्फ वहाँ मैचेस कम थे और फिर हम पहला मैचेस हार गए, तो फिर असल में हमने 2 मैचेस थे, उसके बाद सीरीज जीत ली। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंग्लैंड में सलमान अली आगा ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सलमान अली आगा खेलते नजर आएंगे। फिर साथ साथ हम थोड़ी सी बात करें उस्मान खान की। आप समझते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बेस पर आपने उस्मान को ट्राई किया और हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी उन्हें मौका दिया, गो के वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। फ्यूचर कैसा देख रहे हैं उस्मान का? अगर उस्मान यहाँ से बाहर हो जाते पाकिस्तानी टीम से तो यूएई की तरफ से भी उन्हें प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं कि उनका तो कैरियर दांव पे लग गया? बिल्कुल, और उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, और इनको जो है कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लैंड के कम से कम पहले मैच में तो उनको मौका दें। वो तो खैर उन्होंने ले लिया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाब नहीं हो सके, और साइम अयूब भी नहीं हो सके। लेकिन ये कि अब आयरलैंड के ख़िलाफ़ उनको मौका मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। अब इंग्लैंड का जो पहला मैच है वो है मेक एंड ब्रेक ऑफ उस्मान खान। बिल्कुल, जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, जिस तरह बात हो रही थी कि ख़ासकर हम उस्मान की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो रही है कि किस नंबर पे एडजस्ट करें उस्मान को। आप समझिए, साइम को अगर खिला रहे हैं और फ़खर को खिला रहे हैं तो फिर उनकी जगह बन रही नहीं थी, जिसके बेस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अब साइम अगर ड्रॉप होते हैं तो शायद उस्मान की जगह बन रही हो। बिल्कुल मोइन भाई, उनके ड्रॉप होने की बाद ही उनकी जगह बनती है। अगर आप साइम को ड्रॉप नहीं करते तो आपके स्क्वाड में जगह ही नहीं बन रही उस्मान खान की। आप कैसे खिला सकते हैं? क्योंकि 1 डाउन जो है उस्मान खान अगर आता है, 4 डाउन फ़खर आ जाएगा, फिर इफ्तिखार है, आज़म है, तो फिर उसके बाद तो बॉलर्स आ जाते हैं, ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। तो आपको ऊपर से एक प्लेयर जो है वो आपको ड्रॉप करना होगा।
जो कि साइम अयूबी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर साइम अयूबी आपको अच्छी इनिंग्स खेल देता है इंग्लैंड में, उनके प्रॉपर चांस तो मिल रहे हैं। जिस तरह मैनेजमेंट ने ये बहुत अच्छा किया कि आज़म खान को पहले मैच में जो आउट हो गए थे दूसरी बॉल पे ही, और उन पे एतमाद किया, उसको तीनों मैच दिए। उस लड़के ने प्रूव कर दिया कि भाई जो मेरा किरदार क्रिकेट में लोग देखना चाह रहे थे वो आइलैंड में नजर आया। उसने दो जो इनिंग्स छोटी छोटी इनिंग्स खेली लेकिन उसमें झलक नजर आई। लेकिन मसला वही है, अगर आप ऊपर से प्लेयर को आउट करेंगे तो उस्मान की जगह बन रही, नहीं तो टीम की उस्मान में तो जगह नहीं बन रही। आपके 3 ओपनर और 3 कीपर बन जाएंगे टीम में। ये बड़ा मसाइल नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो हमने आज़म को मौका दिया है, मुग़ल साहब है, और आज़म खान ने प्रूव भी किया, विकेट कीपरिंग भी कर रहे हैं। और अगर हम, क्योंकि उस्मान ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग में भी विकेट कीपरिंग कर रहे थे और मुल्तान सुल्तान की क़यादत आपने देखा कि रिजवान कर रहे थे, लेकिन वहाँ उस्मान विकेट कीपरिंग कर रहे थे। तो यहाँ भी अगर आप उस्मान को भी चेक करना चाहते हैं एज ए विकेट कीपर, चेक कर सकते हैं। नहीं, अगर आजम खेल रहे हैं और उस्मान दोनों खेल रहे हैं तो उस्मान फिर तो 3 विकेट कीपर नहीं खेल कर रहे हैं, सकता। रिजवान भी ऑलरेडी खेल रहे हैं। उस्मान कीपिंग नहीं कर सकता क्योंकि आजम खान फील्ड में आउटफील्ड आप में नहीं फील्डिंग नहीं समझते कर कि सकता। मुकम्मल बात तौर ये पर आज़म चारों तरफ ग्राउंड्स पे जो है इस किस्म की कारकर्दगी फील्ड पर नहीं दिखा पाते हैं, जिसके बेस पे आप समझ रहे कि विकेट कीपिंग के प्राइज आज़म को दिए। अगर आजम खेलेगा तो आजम एज अ कीपर ही खेलेगा, वो मेरे हिसाब से फील्डर लेकिन नहीं है। आयरलैंड में कमाल की कीपिंग की आजम ने, आप उसको छोड़ दे, देखे उसकी कारकर्दगी देखे। हाँ, विकेट वो के कीपर पीछे है, वो उसने कीपिंग फास्ट करेगा। बॉलों पे क्या कमाल की विकेट कीपिंग की वो है। सही है, इवन उसने के कीपिंग शाहीन इतनी शाह बुरी अफरीदी नहीं की की, वाइड सिवाय बॉल एक पे आध भी। मिस किया है उसने। पर ऐसा कोई बहुत बड़े नहीं है, वो सबसे ही हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। कीपिंग उसकी सही है और वो कीपर ही सही है, वो फील्डर इकबाल साहब नहीं है। कितने मुत्तफिक नजर आएंगे आप? बिल्कुल जनाब, विकेट कीपिंग के हिसाब से तो वो ठीक है, क्योंकि वो फिर कहीं और मूवमेंट नहीं कर सकेंगे कि रिजवान है या उस्मान है, वो कहीं पे भी जब मूवमेंट कर सकते हैं। तो उनका जो रोल है ना एज अ विकेट कीपर, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। और क्योंकि 2020 में स्लिप फील्ड्स तो होती नहीं है ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ कि विकेट कीपिंग के अलावा, और दूसरी बात यह कि देखें बैटिंग में भी उनको शॉर्ट बॉल्स मिली हैं उनकी रेडार में। अगर जो है बॉलर्स जो है थोड़ा सा इसमें स्किलफुल ज़्यादा होंगे तो आज़म खान को भी ट्रबल करेंगे। लेकिन हमारी दुआ है और खुशाइंद बात है कि आज़म खान जो है वो फिट भी है और खेल भी अच्छा रहे। खेल भी अच्छा रहे। जब सब बात करें थोड़ी सी हम हसन अली के हवाले से, काफ़ी इस पर तनकीद हो रही है, लेकिन अगर हसन अली इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैचेस में उन्हें मौका फराहम कर देते हैं, हसन अली परफॉर्म कर जाते हैं 1 से 2 T20 के अंदर, और फिर आप समझते हैं कि हसन अली एज ए सीनियर 15 रुकनी स्क्वाड में टीम का हिस्सा बन जाएंगे? नहीं मोइन भाई, देखें जो परफॉर्मेंस, और आपको पता है 3 साल के बाद आप T20 आकर खेल रहे थे, पहले मैच में ही आपकी बिल्कुल वो एवरेज बॉलिंग भी नहीं थी, बिल्कुल क्लब के हवाले से बॉलिंग थी। और मैं नहीं देख रहा कि जितना आपने तनकीद हमने बैठ के यहाँ कर दी है कि भाई इनका तो रोल ही नहीं है कोई टीम में, आपने इन्हें बुला के बिल्कुल मैच खिला दिया है, तो मैं नहीं देख रहा कि इनका कोई नाम होगा सिलेक्शन में। ये मेंबर हैं। आप जैसे पहले इकबाल साहब कह रहे थे कि भाई वो कप्तान पे सिफारिश का ये है वो, अरे भाई ज़रा सा आप इंतज़ामिया में चले जाएं। आपके साथ जो खेल रहे थे वो आपके चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं, वो सब बैठे हुए, सिर्फ आप एक दोष पावर पे ना दें, वो सारे अंदर बैठे हुए उनको भी पूछें कि क्या हो रहा है भाई, जिसका जो राइट है उसको दें। जब तक आप राइट नहीं देंगे आप रिजल्ट कहाँ से लेंगे? एक में चेयरमैन साहब जो है दूसरे दिन वो आइलैंड पहुंच गए कि भाई ये टीम आ रही। मैं अच्छी बात है ना वहाँ पर खिलाड़ियों भाई मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात, पहली दफ़ा ऐसा होगा क्रिकेट बोर्ड का सरबरा जो है वो फौरन से पहले प्लेयर्स के पास पहुंचा और प्लेयर को जाके होप दी कि भैया आप ही जीतोगे, और उन्होंने जीत कर दिया। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप वो जैसे दोस्ती यारी वाला सिस्टा कह रहे हैं तो इसको यार किस्सा पारीना बनाओ, इसको ख़त्म करो, पाकिस्तान के लिए खेलो भाई, इतना बड़ा इवेंट आने वाला है, हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। थोड़ी सी बात है, नसीम शाह मुगल साहब है, नसीम शाह और ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, आप समझते हैं वर्ल्ड कप से कबल है जो है इस सीरीज में तो ज़रा ऑफ कलर थे वो, पर वो अच्छा बॉलर है मेरे हिसाब से, उसके ऐसा नहीं है, वो एक सीरीज कभी गलत भी हो सकती है। पर ये जो पुराने हैं ना, ये आपकी आप ये तो आमिर को आप भी लाइक नहीं कर रहे हैं कि मैं ना आमिर को लाइक कर रहा हूँ ना हसन अली को कर। हसन अली को आप 3 साल बाद अगर खिला सकते तो वो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब को चाहिए, वो खुद खेल लें, वर्दी वो पहने, किट पहने और आ जाएं, उसमें क्या है? वो कहते हैं मैं भी खेल सकता हूँ। अभी वो भी इतने बुढ़े तो नहीं हुए हैं ना अपना वाह रियाज साहब।
चलें, वहाब रियाज की बात बड़ी अच्छी कर दी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी रिटायरमेंट ली है और अब वो चीफ सेलेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, सेलेक्शन कमेटी के साथ मुंसलिक हैं। तो बड़ी अच्छी बात आपने मुगल साहब कह दी है वहाब रियाज के हवाले से भी। और क्योंकि वहाब रियाज एज ए फास्ट बॉलर बड़े अच्छे उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए पाकिस्तानी टीम के लिए। थोड़ी सी बात, क्योंकि वहाब के साथ अगर हम देखें सिलेक्शन कमेटी के मेम्बरान्स की, तो एक अच्छे पैनल मौजूद है। उस पैनल के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि बहुत सी बातें हमने अभी वसीम जूनियर के हवाले से की है, आमिर जमाल के हवाले से की है, एज ए हेड कोच के फ़राइज़ असिस्टेंट निभा रहे हैं अज़हर महमूद है और अब्दुल रज़ाक भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। लेकिन शायद पाकिस्तानी टीम जो सिलेक्शन हो रही है इसमें ऐसा लगता है कि कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद नहीं है। 3 नाम हमने तो यहाँ पर वसीम जूनियर हो गए, फिर आमिर जमाल हो गए, फिर फ़हीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर जिनको हमने काफ़ी वर्क किया, इन पे काफ़ी टाइम दिया पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए। तो आप समझ रहे हैं कि किसी एक प्लेयर्स का जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान होना 15 रुकनी, उसमें इन 3 में से एक प्लेयर्स का होना लाज़िम। आमिर जमाल डिज़र्व करता है। अगर आप पूछें तीनों में से तो आमिर जमाल डिज़र्व करता है, क्योंकि फ़हीम अशरफ को आप बहुत चांस दे चुके हैं। वो बड़े टूर्नामेंट में वो हमेशा फेल, लेकिन थोड़ा सा अगर तजुर्बा, क्योंकि वर्ल्ड कप अगर हम खेलने जा रहे हैं नहीं, तो वो थोड़ा सा बड़े- तजुर्बा बड़े की उसमें भी मैचेस अगर में बात हमेशा कर लें तो फेल किया है। वसीम जूनियर ने परफॉर्म किया हुआ है। पर आमिर जमाल अच्छा लड़का है, मुझे हिसाब से उसी को देना चाहिए इन तीनों में, क्योंकि वसीम जूनियर की बैटिंग पे मैं नहीं समझता कि आमिर जमाल और उनकी आपस में कोई कंपेयर बनता है। बिल्कुल, इसी पे इकबाल मेमन साहब। बिल्कुल जो है वसीम जूनियर ने एज ए बैट्समैन कोई इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाया। हाँ, बॉलिंग में डेड ओवर्स में वो बहुत अच्छी कराते हैं, लेकिन ये है कि आमिर जमाल में ये है कि वो दिल वाला बॉलर है और दिलो जान से बॉलिंग कराता है और पिटने के बावजूद वो उसकी एग्रेशन जो है ना वो कम नहीं होती। तो और वही चीज़ उसकी बैटिंग में नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों फॉर्मेट में आमिर जमाल की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, और हो सकता है कि अगर वो फिट रहे तो जो है पाकिस्तान के अच्छे बॉलर भी, प्राइम बॉलर भी बन जाएंगे और बैटिंग उनका जो है नेक्स्ट एसेट होगा। बिल्कुल। थोड़ी सी बात रैंकिंग में कर लें जावेद साहब। आईसीसी रैंकिंग भी जारी हुई है T20 की, और उस पर हम देख रहे हैं कि रिजवान का नंबर 3रा आ गया है, बाबर 4थे पे चले गए हैं। रिकॉर्ड्स तो दोनों ने बहुत बना लिए हैं, लेकिन रैंकिंग भी अब बेहतर होती जा रही है। रिजवान की खासकर रैंकिंग अच्छी हो गई है अब T20 में। बिल्कुल, बड़ी हौसला अफजा बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि देखिए हमारे जो ओपनर है, हमारा कप्तान है, नायब कप्तान है, दोनों ही 3रे 4थे नंबर पर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही ये सीरीज़ अब शुरू होनी है इंग्लैंड से, तो हो सकता है रैंकिंग और अच्छी हो जाए इनकी। और ये इनके वर्ल्ड कप में जब जाएं तो ये भी नंबर 1 और नंबर 2 के हैसियत से जाएं। और सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला कप्तान हमारा बाबर आजम को सिर्फ 82 रन दरकार हैं T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में। तो ये रिकॉर्ड तोड़ के, यानी कि ये T20 जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो पाकिस्तान में बाबर आजम के आगे लिखा होगा कि पाकिस्तान का वो कप्तान है जो सबसे ज़्यादा रन करके इस वर्ल्ड कप में शामिल हो रहा है। अच्छा, बड़ी बातें होती हैं बाबर और कोहली के हवाले से। आप समझ दोनों में कौन सा बैटर बेस्ट है आज? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोहली ने बहुत से मैचेस जिता दिए है, शर्मा ने बहुत से मैचेस जिता दिए हैं। बड़ा कंपेयर किया जाता है बाबर और कोहली और शर्मा के हवाले से। मोइन भाई देखिए, इसमें कंपेयर आप इस हवाले से नहीं करते कि भाई ये अच्छा प्लेयर है या वो। देखिए तीनों की अपनी अपनी क्लास है, बाबर की अपनी क्लास है, कोहली की, विराट कोहली की अपनी क्लास है, रोहित शर्मा की अपनी क्लास है। हर कोई अपनी अपनी जगह ना अपना अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहा है। लेकिन यह है कि सेकंड बैट में जो है विराट कोहली को एज हासिल है बाबर आजम पे। उन्होंने जो है चेस करते हुए बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं। ये बाबर आजम से थोड़ा एज वो ऊपर हासिल है। बकाया अगर आप देखें एज ए बैट्समैन देखें तो जिस तरीके के रिकॉर्ड बाबर आजम के हैं या कोहली के हैं, वो मुनफरिद रिकॉर्ड बाबर आजम के पास भी हैं, कोहली के पास भी हैं। तकरीबन दोनों बराबर। एशिया में अगर 2 प्लेयर हैं तो बाबर आजम है और विराट कोहली है। आप इनका मुवाजना इस तरह से कर सकते हैं कि अच्छे रन्स करते हैं, अच्छे सेंचुरियाँ 50, 50, ये इस हवाले से मुवाजना कर सकते। इस हवाले से मुवाजना नहीं कर सकते कि जी वो अच्छा प्लेयर है या वो बुरा प्लेयर है। देखिए बाबर आजम से अच्छा कवर ड्राइव जो है कोई भी नहीं मारता आज की क्रिकेट में। इंग्लैंड में जो पढ़ाए जा रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं। क्या कहेंगे बाबर और कोहली? देखिए बाबर का और कोहली का कोई मुकाबला नहीं है, और ये तो मतलब एक बेवकूफ़ाना जो है वो कंपैरिजन है। क्योंकि देखें कोहली इज़ फार अहेड ऑफ बाबर। बाबर ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ियों की बात करते हैं तो उसमें जो है कोहली आते हैं, या विलियमसन आते हैं, रूट्स आते हैं, और आपके
जो है मतलब पास्ट के कुछ खिलाड़ी आते हैं जिसमें रिकी पॉन्टिंग था। तो अब ये है कि बाबर के पास मौका है, मैच्योरिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है बाबर भी एक अच्छे फिनिशर होंगे और अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा करेंगे, क्योंकि देखें पाकिस्तान की जो बैटिंग की जो बेसिस है ना वो रिजवान और बाबर ही है, वो तो और मोस्ट रिलायबल है, ठीक है। तो इस वजह से अब हमारे पास वो लग्जरी नहीं है जो इंडिया के पास है कि रोहित शर्मा भी खेल रहा है, वो और दूसरे छः सात खिलाड़ी, हाँ पांड्या तक भी जो है ना वो मतलब वो हमारे पास लग्जरी नहीं है। देखिए हमें ये चीज़ को रैशनलाइज करना चाहिए, इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा, बिल्कुल। जरूर। इसी पे मुगल साहब की तरफ आते हैं। जी मुगल साहब क्या हाँ कहेंगे? सही दोनों कह का? रहे हैं, इकबाल साहब सही कह रहे हैं कि कोहली का और बाबर का आपस में कंपैरिजन बनता नहीं है। कोहली अपने उस पर चला गया है, जिधर तक उसको जाना था वो चला गया है। बाबर अभी जा रहा है, बाबर पहुंचेगा चंद सालों के बाद, उस वक्त कोहली का डाउनफॉल शुरू हो चुका होगा। उसकी एज अभी इतनी 35-36 हो गई है उसकी एज, तो उस वक्त कोहली नीचे जा रहा होगा और बाबर ऊपर जा रहा होगा। चलें, बड़ी अच्छी बात मुगल साहब ने भी कही है कि अभी टाइम है, बाबर के पास काफ़ी है और कोहली अपनी जो क्रिकेट है वो तकरीबन ये खेल चुके हैं। मुगल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।